दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जिस तरह से महाराष्ट्र का संग्राम इस वक्त दिखाई दे रहा है, वो तस्वीरें बता रही हैं कि अमित शाह ने कुछ इस तरह की प्लानिंग कर ली है, जिसको लेकर शायद अभी विपक्ष को अंदाजा नहीं है। क्योंकि अमित शाह हमेशा एक नई अलग तरह की प्लानिंग लेकर के उतरते हैं। कभी चुनाव आयोग देरी से आंकड़े देता है, जिसका विपक्ष को अंदाजा नहीं होता है। जब तक वो समझता है, तब तक घटना घट चुकी होती है। कुछ इसी तरह से महाराष्ट्र में इस बार उन्होंने डायरेक्ट बीजेपी में कुछ चेहरों को ज्वाइन नहीं कराया, बल्कि उन चेहरों ने ज्वाइन किया या तो अजीत पवार गुट को या फिर एकनाथ शिंदे गुट को। ऐसा करने के पीछे की वजह क्या है? बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर क्यों नहीं खेल रही है? हालांकि वो खुद मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी का अपना व्यक्ति रखना चाहती है, वो ज्यादा नंबर अपने रखना चाहती है, आंकड़ा अपना बढ़ाना चाहती है। तो फिर इन चेहरों को अपने साथ क्यों नहीं जोड़ना चाहती है, जो कि ठीक ठाक नाम भी है। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र से वरिष्ठ पत्रकार शाहिद अंसारी जी से, और उन्हीं से समझेंगे कि अमित शाह का ये जो पैतरा है वो आखिरकार क्या नई कहानी लिख रहा है, और आप इस बात से सहमत है क्या? जी जी विनीता जी, देखिए सबसे पहले दो तीन चीजों पे सबसे पहले जो प्राथमिक जो है कि हम जो चीजों पे नजर डालेंगे, सबसे पहले ये है कि महाराष्ट्र में जिन पार्टियों ने अपनी लिस्ट, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, या उद्धव सेना हो, या अजित पवार गुट हो, या शरद पवार गुट है, सबसे पहले नजर अभी, चूंकि हम अभी भी जो है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में समीकरण जो है अभी भी तय नहीं कर सकते, लेकिन जो पहली लिस्ट आई है, और बीजेपी से शुरू करते हैं। बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई है, उस लिस्ट में आपने देखा है कि जिस तरह से उन्होंने मौजूदा कद्दावर नेताओं को, या जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो रहे हैं, नस्ल दर नस्ल वाले वो लोग जो सियासी लीडरान रहे हैं, उनको अहमियत दी गई है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है बीजेपी को कि जो इससे पहले जो रिजल्ट आया है पार्लियामानी इंतखाब में, जो पार्लियामानी इलेक्शन में जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के बाद जो है चूंकि बीजेपी ने ये देख लिया है कि महाराष्ट्र में जो है कोई बहुत अच्छी कार्यकर्दगी उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया है, और दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश में जो हालात रहे हैं, ये सारी चीजों को देखकर जो है बीजेपी जो है कोशिश ये कर रही है कि या तो मौजूदा वक्त में जो लीडर है वो, और या तो वो जो नस्ल दर नस्ल जो है इस सियासत में रहे हैं। तो पहली लिस्ट जब आई है तो उन्होंने ये साबित किया है कि भाई जो परिवारवाद की जो सियासत है उसको वो आगे बढ़ाएंगे, और उन्हें यकीन है कि इस बार जो है वो इसके जरिए जो है इस इलेक्शन में जो है अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। ये तो रही बीजेपी की बात। अच्छा, बीजेपी में भी जो है चाहे आप नाम ले लें, देखिए देवेंद्र फडणवीस, चूंकि वो तो आला ओहदेदार ही हैं, तो इसलिए उनके लिए दिक्कत नहीं है नागपुर से, या दूसरे जो लोग हैं जैसे आशीष शेलार की मिसाल ले लीजिए, उनके भाई को भी टिकट दिया गया, उनको टिकट दिया गया, और दूसरे जो लोग हैं ऐसे ही किसी के मतलब जिनके पिता अगर राजनीति में रहे तो बेटों को दिया गया, अगर राजनीति में कोई रहा तो उनके भाई को दिया गया है। तो ये इसलिए दिया गया है कि असल में जो है बीजेपी हमेशा से जो है परिवारवाद को लेकर कांग्रेस के सर पर ठिकरा फोड़ रही थी, लेकिन आज बीजेपी वही चीज इसलिए कर रही है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति जो सियासत रही है, उनको जो है पिछले इलेक्शन में जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि रिजल्ट क्या होना चाहिए अब तो, और उसके लिए क्या करना होगा। तो ये बीजेपी ने एक तरह से पहली लिस्ट में जाहिर किया। अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी जो लिस्ट आई है, कांग्रेस की लिस्ट आई है, एनसीपी की लिस्ट आई है, या उद्धव ग्रुप की आई है, शिंदे ग्रुप की जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में भी जो है उन्होंने कोई बहुत ज्यादा खास फेरबदल नहीं किया है। यानी कि देखिए कांग्रेस की जो लिस्ट आई है कि उसमें अब तक जो है बीजेपी की लिस्ट आई, फिर उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट आई है, उसमें सबसे बड़ा एक नाम जो होगा कि कांग्रेस की उस लिस्ट में जो है बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी का दूर दूर तक कोई आता पता नहीं। उसमें उन्होंने जो है क्यों बाबा सिद्दीकी की अभी हाल ही में जो हत्या हुई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाई ठीक है, बाबा सिद्दीकी एनसीपी में गए थे लेकिन जीशान नहीं गया था। जीशान का झुकाव जरूर था क्योंकि उनके फादर वहां गए थे, लेकिन अचानक जो चीजें हो गई, बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हो गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ये सिंपैथी होनी चाहिए कि जीशान को टिकट अगर देते, जाहिर सी बात है वो सीट तो जीशान के साथ अभी लोगों की सिंपैथी है। लेकिन कह रहे हैं कि जीशान पहले से एनसीपी जाने का मन बना रहे थे उनकी बाबा सिद्दीकी की मौत से पहले। जी जी विनीता जी, मौत से पहले था ना, मौत के बाद तो नहीं, क्योंकि मौत से पहले भाई कांग्रेस अगर टिकट देती तो क्या वो डिनाई कर देते? नहीं डिनाई करते भाई, हालात तब कुछ और थे भाई। बाबा सिद्दीकी का जब मर्डर हुआ है उससे पहले के हालात कुछ और थे, और उन हालात में जो है उनको जो बेहतर लगा बाबा ने वो कदम उठाया, बेटा भी वो कदम उठाने के ही उसमें था लेकिन शामिल नहीं हुआ था। लेकिन क्या हुआ, मर्डर के बाद कांग्रेस उस गलती को तो सुधार सकती थी, कांग्रेस चाहती तो जीशान को टिकट देती, तो जीशान डिनाई नहीं करते। दूसरी अहम बात ये, जीशान के साथ सिंपैथी थी। तो अभी इस बार जो कांग्रेस की लिस्ट आई है कि इसमें देखिए नसीम खान है, लास्ट टाइम हार भी गए थे,
असलम शेख है जो मलाड से हैं वो है, और इस तरह से जो मुस्लिम चेहरे हैं, कांग्रेस ने उनका झुकाव मुस्लिम चेहरों की तरफ जो है, तो एक हद तक वो जो चीजें हैं वो उन्होंने पूरी की। बीजेपी में एक भी मुस्लिम लीडर को टिकट नहीं दिया गया, परिवारवाद और वंशवाद इस चीज को आगे बढ़ाया गया। अब चले आते हैं शिंदे सेना पे। शिंदे सेना में भी जो है जो चीजें हुई है, तो उसमें भी उन्होंने खासकर उन लोगों को टिकट दिया है जिन्होंने बगावत के टाइम उनके साथ जो है गुवाहाटी गए थे, यानी का उद्धव से जो है बगावत करके शिंदे के साथ मिले। तो शिंदे को यकीन है कि ये जो लोग मुसीबत की घड़ी में उनके साथ थे, या जब पार्टी डिवाइड हुई है तो उस दौरान जो शिंदे के साथ थे, अभी जो गुवाहाटी में ये सारे लोग थे, उस दौरान सारी चीजें जो तमाशा महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ था, तो वहां पे शिंदे ने उन लोगों को अहमियत दी है। इसलिए अहमियत दी है कि शिंदे को भी मालूम है कि अगर इनको अहमियत नहीं दी जाएगी तो हो सकता है कि बगावत की जो बू पहले इनसे नजर आ रही थी वो वापस से बागी बन के फिर उद्धव के गुट में चले जाएं। तो वहां पे भी जो चीजें की गई कोई नई नहीं थी, बल्कि वही पुरानी चीज को दोहराई गई है। बल्कि वो जो लोग थे उन लोग को ये एहसास दिलाया गया है कि भाई हम आपके साथ हैं और ये आपको हम टिकट दे रहे हैं। अब यहाँ देख लीजिए आप कि अजीत पवार ग्रुप से अजीत पवार ने जो टिकट वगैरह दिया है, तो उसमें उन्होंने भी वही चीज की है जिस पर शिंदे ने जिस थ्योरी को अपनाया है, इन्होंने भी उसी थ्योरी पे अपनाया है। लेकिन एक चीज इन्होंने जो की है कि सही वक्त का सही इस्तेमाल, कि जीशान को इन्होंने टिकट दे दिया। उन सबको मालूम है कि जीशान आजाद उम्मीदवार भी अगर रहेगा तो उसके साथ उसके फादर की, उसके वालिद की संपत्ति है, जीत तो जाएगा ही। लेकिन कांग्रेस ने वो एक गलती कर दी, और जिसका हो सकता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी की तरफ से कांग्रेस को उसका नुकसान हो सकता है। जी, यहाँ पर कई और नेता हैं जिन्होंने हाल ही में पिछले एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में या तो अजीत पवार गुट ज्वाइन किया है या फिर एकनाथ शिंदे गुट ज्वाइन किया है। सवाल ये है कि ये वो चेहरे हैं, ये वो वैसे नाम है जहां पर चर्चा ये होनी चाहिए कि ये बीजेपी को ज्वाइन करते, लेकिन बीजेपी यहाँ पर अपने अलायंस के द्वारा इनको ज्वाइन करा रही है, और बीजेपी अपना ज्यादा नंबर चाहती है चुनाव के परिणाम में जब सीटें जीत कर आए, तो वो ऐसा क्यों कर रही है? देखिए दो चीज है, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है या बीजेपी की जो थ्योरी है, खासकर इलेक्शन के वक्त में बीजेपी कभी भी अपनी थ्योरी को नहीं बदलती। बीजेपी हमेशा अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे वो कभी कोई समझौता नहीं करती। देखिए इतने सारे लोग रहे या जो जो भी उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि बीजेपी उनको टिकट दे देगी। अगर बीजेपी उनको टिकट दे देगी तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के जो लीडरान है, जो नस्ल दर नस्ल चलते आए हैं, या पहली लिस्ट में बीजेपी ने जो किया है, अगर पहली लिस्ट में जो बीजेपी ने क्या किया है, वंशवाद वाली ही राजनीति की है, तो क्या बीजेपी उनसे हाथ धो बैठती? अगर बीजेपी इनको टिकट देगी या जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी में शामिल हो, तो जो लोग शामिल हो रहे हैं उनको अच्छे से ये बात मालूम है कि उन्हें टिकट तो मिलेगा नहीं, तो कम से कम अजीत पवार या शिंदे गुट में उन्हें इस बात के तो चांस है कि उनको टिकट मिल सकता है। यही सबब है कि उन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। तो हर जो लीडर है जो जंप करता है या पार्टी छोड़ता है, तो वो भी तो अपना मफाद, अपना फायदा देखता है। और अगर अपने फायदे में अगर उसके कोई भी जो पार्टी फिट बैठती है उसे वो अपने उस पार्टी की गोद में वो जाके बैठ जाता है। अब चूंकि मसला बीजेपी का रहा है, बीजेपी कभी भी अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करती। और रही बात महाराष्ट्र की राजनीति, तो महाराष्ट्र की राजनीति में तो आज का कितना वक्त बचा है, मुश्किल से कुछ ही दिन बाकी है। इस इतने दिन में भी आप महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी पार्टी यहाँ चुनकर आएगी या कौन मेजोरिटी से यहाँ आएगी। जब मुश्किल से 5 दिन जब बचेगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा कि अपना टिकट दे सकते, अपना कुछ कर सकते ना, अपने वोटों की जो है लोगों को जो है लुभा सकते, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उस 5 दिन में आपने 4 साढ़े 4 साल 2 साल क्या निकाले उससे मतलब नहीं है। लेकिन उस 5 दिन में ही ये समीकरण तय हो जाएगा कि रियासत में किसकी हुकूमत आएगी। अब चूंकि आपने सवाल किया कि भाई इन्होंने जो है, जो लोगों ने दूसरी पार्टियां ज्वाइन की है, भाई तो उन्होंने जो ज्वाइन किया बीजेपी क्यों नहीं की? उसकी वजह ये रही है कि बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी से समझौता अगर करेगी तो अपने लोगों को बीजेपी नाराज नहीं कर सकती। अपने लोगों को नाराज करने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन फिर होगा ही नहीं, तो वो क्यों दूसरों को, बाहर के लोगों को टिकट देंगे? ये है असल चीज। जी, यहाँ पर जैसे गौरी लंकेश का मर्डर के आरोप जिस पर रहे, उसको ज्वाइन कराया यहाँ पर अपने अलायंस के साथ बीजेपी ने, लेकिन फिर उसके बाद में उसको हटा दिया गया, काफी ऑब्जेक्शन आ गया था इसलिए। तो ये सारे टेस्ट एंड ट्राई और एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ हो रहे हैं और उनको ऑब्जेक्शन भी नहीं है, क्योंकि जैसा आपने कहा भी कि बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती, इसलिए ये साइड डोर ले रही है जिसमें एकनाथ शिंदे और अजीत पवार है और मेन डोर सेफ रखा हुआ है। देखिए गौरी लंकेश के मर्डर के साथ साथ आपको गुजरात के जो बिल्किस बानो रेप केस के जो आरोपी थे, वो दोनों चीजों को हम अगर काउंट करेंगे ना, दरअसल मसला यह है कि देश में या मुल्क में जो चीजें अभी चल रही हैं पिछले काफी दिनों से, जो है
खासकर आप देखिए कि डिबेट के भी जो मौजू रहे हैं, डिबेट के भी जो बहस रहे हैं, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के पहुंच जाते हैं हिंदू मुस्लिम पर, क्योंकि बीजेपी जो है हर वक्त को जो है बहुत ही बेहतर तरीके से है भुनाना जानती है। इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन के माहौल में जो है हर सियासी पार्टी जो है अपना दांव खेलने की कोशिश करती है, लेकिन बीजेपी का जो खेल है वो हर सियासी पार्टी से बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल अलग है। आपने गौरी लंकेश के जो आरोपी हैं उनका जिक्र किया है, साथ में जो है बिल्किस बानो रेप केस है। आप सोचिए कि बिल्किस बानो रेप केस में जो है आरोपियों को बाकायदा, चलिए ठीक है, गुजरात जो सरकार है, राज्य सरकार है, अपने एक नियम का जो है फायदा उठाया, लेकिन आप उसका प्रदर्शन तो मत करिए। आप उनको फूल माला पहना रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस फूल माला पहना के आप हिंदुओं को खुश कर रहे हैं। उसका मतलब ये हुआ है कि आप जो है एक कम्युनिटी को पर्टिकुलर ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें तो फर्क नहीं पड़ता है, ये देखो रेपिस्ट भी बाहर आ गए, हम इनका स्वागत भी कर रहे हैं। और जो हिंदुओं का एक तबका है वो यही चाहता है कि सरकार जो है या जो सत्ताधारी पक्ष है वो इसी तरह से करे और इसी में उनकी दुनिया है, और वही ये जो वोटों का जो जखीरा है इसी के जरिए वो जमा करने की कोशिश करते हैं। अब आपने दूसरा एक अच्छी बात ये की कि भाई शिंदे को या अजीत पवार को फर्क उन्हें क्यों पड़ेगा, क्योंकि वो खुद अभी जो है पूरी तरह से तो मैदान में है नहीं। कुछ सीटों के सहारे महाराष्ट्र में जो है एक सरकार को जो है सपोर्ट के हिसाब से चीजें कर रहे हैं, ना वो खुददारी पे हैं ना ये खुददारी पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का इनसे पल्ला भारी है। तो यही वजह है कि ये सारी चीजें चल रही है और उनको बर्दाश्त करना है। अच्छा, बर्दाश्त की जो बात आ गई तो आप देख लीजिए नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस की लड़ाई कहां तक पहुंची थी, जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को जो है नवाब मलिक ने जो है उस लड़ाई में घसीटा, जेल जाने की नौबत आ गई, लेकिन क्या हुआ, अजीत पवार ने उनको सीट वो जगह दिया, अजीत पवार ने अपनी पार्टी में जगह दिया, उनकी बेटी को टिकट दिया है ट्रॉम्बे से, और उनको भी टिकट देने वाली है गोवंडी से अबू आसिम आजमी के खिलाफ। तो चीजें आप ये समझिए कि यहाँ पे आपको लगता है कि बीजेपी खुश होगी नवाब मलिक से, नहीं। लेकिन जब बीजेपी अपनी अमित शाह ने चर्चा ये भी, अरे अमित शाह ने भी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को ये बोला है कि आप एक दूसरे के गुट से भी लोगों को ना लेकर आए। हाँ देखिए, गुट से ना ले ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी उसमें है उनका क्या भाई। नवाब मलिक जो थे वो उस ग्रुप में, अब वो तो जेल में थे, अब जब डिवाइड हो गए तो अब तो कहीं ना कहीं तो जाना ही है। अब अजीत पवार ने उनको अपने ग्रुप में ले लिया, लेकिन बीजेपी इससे खुश नहीं है, लेकिन फिर भी नवाब मलिक है ना, एनसीपी में है ही है, उनकी बेटी को टिकट दिया गया, उन्हें गोवंडी से टिकट दिया जाएगा। अब गोवंडी से जहां से टिकट दिया जाएगा अबू आसिम आजमी के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं कि हर पार्टी जो है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि बीजेपी जो है अपनी आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं करती, तो उसी तरह से दूसरी पार्टियों का है, लेकिन दूसरी पार्टियों को क्या है, कहीं ना कहीं बीजेपी दबा ले जाती है। क्यों? क्योंकि उनके ही सपोर्ट से सरकार बनी है और दूसरी उनकी कुछ कमजोरियां उनके हाथ में है, जिसके तहत जो है वो हर एक चीज को जो है भुना लेती है बीजेपी। अब बताइए कि कई ऐसे चेहरे भी होंगे जिनको शायद एनसीपी या शिंदे ग्रुप नहीं पसंद करता, लेकिन बीजेपी ने पसंद किया, ऐसी भी चीजें हैं। तो सियासत है, अब सियासत में तो जो है हर हरबा जो है अपनाया जाता है और हर पार्टी अपने हर हरबे को जो है भुनाने की कोशिश करती है कि इलेक्शन में जो है वो कितनी सीटें लेकर आएगी। जी बिल्कुल। यहाँ पर इसका मतलब आपको क्या लग रहा है कि कैसा आपस में अंडरस्टैंडिंग चल रही है तो अजित पवार गुट, शिंदे गुट और अमित शाह की प्लानिंग में बीजेपी में? देखिए कैसा है कि मैंने आपको पहले एक बात बताई है कि अभी जो हालात है महाराष्ट्र के, इन हालात में हम आज तो ये तय नहीं कर सकते कि सरकार किसकी बनेगी या वोट किसे मिलेगा, लेकिन पिछले जो हालात रहे हैं या पिछला जो प्रदर्शन रहा है पार्लियामानी इंतखाब में, तो बीजेपी के लिए वो राहें मुश्किल थी। लेकिन आप देखें कि अजीत पवार जो है, उसके बाद अजीत पवार ये चीज समझ चुके थे। अजीत पवार ने जो है मेहनत की जमीन पे, और जो ग्राउंड का जो सर्वे रहा है उस सर्वे में अजीत पवार का रिजल्ट अच्छा आया है, लोगों ने उन्हें पसंद किया है, और ये कंटिन्यू 2 महीने से अजीत पवार की जो यात्रा है वो चल रही है, और इस यात्रा में अजीत पवार को रिस्पॉन्स बेहतर मिला है। लेकिन क्या बीजेपी को वो रिस्पॉन्स मिलेगा, ये एक अहम सवाल है, और वो थोड़ा मुश्किल भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी हालिया जो सर्वे हुआ है आरएसएस का, उसमें बीजेपी के लिए कुछ अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन अब सर्वे और हकीकत, कहनी और कथनी, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। महाराष्ट्र की सियासत में जो पिछले 5 सालों से चीजें चल रही है उसका हम समीकरण अभी तय नहीं कर सकते, और जब वक्त आएगा तकरीबन 5 से 7 दिन जब बचेंगे तभी यह फैसला हो पाएगा कि राज्य में किसकी सत्ता रहेगी, किसे वोट ज्यादा मिलेंगे, किसकी पार्टी राज्य करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदी, थैंक यू सो मच। बहुत डीप एंड राइट इंफॉर्मेशन जो है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर आपने दिया, थैंक यू सो मच।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।